Hello and welcome students to the online classes of Introduction to Control Technology. So today we are going to start week number 6th, and the topic which we are going to study today is sorry for the delay. So the topic which we are going to study today is mathematical modeling of mechanical system. सो मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी फिज़िकल सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल सिस्टम हो, उसको अगर हम इक्वेशंस के थ्रू डिफाइन कर ले तो इट मीन्स इट्स एक्चुअली मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है, किसी भी फिज़िकल सिस्टम को, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो, चाहे वो इन दोनों को कम्बिनेशन हो, ऐसे सारे सिस्टम को जब हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू मॉडल करें, किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ फिजिकल सिस्टम. सो today we are going to study mathematical modeling of mechanical system. So हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम में टू मेन टाइप्स हैं. वन इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड रोटेशनल सिस्टम. ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन होता है जिसमें एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, वाइल रोटेशनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही अराउंड इट्स ओन एक्सिस ही मूवमेंट करते रहते हैं. सो ऐसे सिस्टम को रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम. इसका मतलब है कि हाउ टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन थ्रू अ मैथमेटिकल इक्वेशन. कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशनल मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट इन स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो उसको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में किस तरह वो लिखेंगे. सो दैट्स एक्चुअली कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम. सो हमारे पास इसी सिस्टम में तीन बेसिक जो है वो एलिमेंट्स हैं. एक है मास, दूसरा है स्प्रिंग एंड थर्ड नंबर इज डैम्पर. So we are going to discuss each and every of these basic elements one by one and step by step. So the first one is mass. Mass is actually represents inertia. मास एक्चुअली का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी चीज़ पड़ी है, तो अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो, इसको अगर हम कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा कि ये अपने जगह से मूव ना हो. ठीक है, सो दैट रेजिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड इनर्शिया. और इसका मतलब है कि ये जो है, ये बॉडी जो है, ये अपनी जो स्टेटस है उसको चेंज करने नहीं दे रहा. लाइक ये बॉडी चाहती है कि ये हमेशा रेस्ट पे ही रहे. सो दैट्स एक्चुअली इनर्शिया. अब आप लोगों ने ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और अचानक से एक्सेलेरेटर हम वो प्रेस करें तो हमारी जो बॉडी है वो बैक साइड की तरफ वो चली जाती है. तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है वो उसी जगह पे वो रेस्ट करना जो है वो चाह रही होती है, लेकिन चूँकि फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी वो पीछे की तरफ वो धकेल जाती है. तो इसका मतलब ये है कि दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू इनर्शिया. इसी तरह अगर हम देखें, जब हमारी गाड़ी जा रही होती है और हम अचानक से ब्रेक लगा लें तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं. तो इसका मतलब है कि हमारी जो बॉडी है इनर्शिया की वजह से वो अपनी ये जो मोशन है उसको चेंज नहीं करना चाहती, लेकिन चूँकि वो ब्रेक्स जो है वो एक्सीड कर जाती है
और इसी तरह हम आगे की तरफ वो गिर जाते हैं। तो एक्चुअली इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी के कि जिसकी वजह से ये अपने जो स्टेटस है, पोजीशन है, उसको चेंज करने वो रेजिस्ट करती है। तो दैट इज़ एक्चुअली इनर्शिया और मास। सो हमारे पास जो ही बॉडी की, जो कोई भी बॉडी, उसकी अगर हम साइज़ को इंक्रीज़ करें तो उसकी इनर्शिया भी इंक्रीज़ ही होगी। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हमारे पास एक छोटी गाड़ी है और दूसरी साइड पे एक बड़ी गाड़ी है, तो अगर छोटी गाड़ी को एक बंदा भी धक्का लगाए तो थोड़ा सा उसको मूव कर लेगा, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ट्रक ले ले, तो उसको अगर हम 5 बंदे भी वो धक्का दे तो वो अपनी जगह से वो हिल नहीं जाएगा, ठीक, वो हिल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रक है उसकी इनर्शिया ज़्यादा है, और जो हमारे पास मोटर कार है या एनी अदर छोटी गाड़ी है तो उसकी इनर्शिया कम ही होगी। सो दैट इज़ एक्चुअली मास और इनर्शिया। सो इधर हम अब रिप्रेजेंट करें कि ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है जिस पे एक बॉडी पड़ी है जिसकी जो वेट है, जिसकी मास m है, ठीक है। और उसी मास पे हम क्या अप्लाई करते हैं, इसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये बॉडी क्या कर लेगी, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, वो यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ पे आ जाएगी, एंड इट विल कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो गई, और कितने टाइम में और कितनी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। फोर्स रिप्रेजेंट्स, F रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड M रिप्रेजेंट्स mass, while x represent displacement, v represents velocity and t represents time. So according to Newton's law के जो F is directly proportional to acceleration, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसी बॉडी पे हम कम फोर्स लगाएंगे तो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर हमारे पास एक फुटबॉल है, उसको हम स्लो पुश करें तो वो इतनी दूर नहीं जाएगी, लेकिन अगर हम उसको पावर से के साथ किक करें तो वो काफ़ी दूर ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो एक्चुअली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। सो F इज़ इक्वल टू ma। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, m का मतलब है कि मास कांस्टेंट हो। सो एंड एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो उसकी जगह हमने क्या पुट किया, dv/dt, एंड एज वी नो वेलोसिटी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो एट द एंड जो हमारे पास मास है उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगा F इज इक्वल टू m d square x by dt square. This is actually the mathematical model of a body having mass m, ठीक है। So this was quite simple. Now let's come to spring. Spring हमारे पास क्या है, elastic deformation of a body है। स्प्रिंग तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम उसको स्ट्रेच कर लें तो वो अपनी जगह से मूव कर लेता है, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको अटेन करने की कोशिश कर लेता है, और उस दोबारा से अपनी जगह पे आने की कोशिश कर लेता है। इसका मतलब है कि जब हम उसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो उसी स्प्रिंग में इंटरनली एक अपोजिंग फोर्स पैदा हो जाती है जो कि इसी स्प्रिंग को अपनी जगह पे वापस लेने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस स्प्रिंग को अगर हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर ले, एक्सपेंड कर ले, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंड हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 डिस्प्लेसमेंट होगी और यहाँ पे x2 डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। अगर हम
क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा वो फोर्स, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि ये कितना स्ट्रेच हो रहा है। सो एफ इज इक्वल टू के एक्स वाइल के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ स्प्रिंग। नाउ डैम्पर। ठीक है, डैम्पर का क्या मतलब है, डैम्पर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है। ठीक है, तो पिस्टन में हम क्या करते हैं, ऊपर से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल पड़ा होता है। ठीक है, ऑयल पड़ा होता है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो जब हम इसको पुश कर लेते हैं नीचे की तरफ तो ये ऑयल जो है, ये वो जो सारी एनर्जी है वो ऑयल में ट्रांसफ़र होके उन्हीं फोर्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ एक्चुअली द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डैम्पर और अ पिस्टन। ठीक है, सो मोशन इज़ अपोज्ड बाय फ्रिक्शन। ये जो हम नीचे की तरफ मोमेंट इसको दिलाते हैं तो इसमें क्या होते हैं, फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो इसी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या वो कर लेते हैं, ऑयल यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। या इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहा है या अगेंस्ट इसके जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम इस ऑयल के थ्रू ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द बेटर रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। सो यहाँ पे अगर आप लोग इसको देखें ना तो पिस्टन अब इसी लोकेशन पे है। ठीक है, और हम फोर्स अगर इसी डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ऑयल है तो अंदर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पे जो होल्स हैं उसके थ्रू ऑयल बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इतनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है। सो एफ इज इक्वल टू फोर्स, S is equal to displacement and x is equal to x1 minus x2 while b is damping constant। ठीक है, b is damping constant and v is velocity। सो इसका मतलब ये है कि जब हम फोर्स यहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी तेज़ी से मूव होगा। अगर हम फोर्स कम अप्लाई करें तो ये पिस्टन जो है वो स्लोली इनसाइड मूवमेंट करेगा। सो for this the equation is f is equal to bv and we are going to replace v by change of rate of displacement, so it will become f is equal to b dx by dt। so f is equal to b dx1 minus x2 dt। ठीक है, so these are actually the three basic components of translational mechanical system, which are mass, spring and damper, and we have modeled all these basic elements mathematically। इसका मतलब है कि हमने इन तीनों के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो हमने डिराइव कर ली हैं। ये तो अभी हमने इन तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट हमने मैथमेटिकली इक्वेट किए हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक ऐसा सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें ये तीनों एक साथ ही हों। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये अटैच्ड है, ये स्प्रिंग है, ये हमारे पास पिस्टन है और ये हमारे पास अ बॉडी है ऑफ मास m। ठीक है, एंड द टॉपिक इज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, सो दिस सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द बेसिक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल एलिमेंट्स and mass element that has mass m, spring has spring constant k and damper has damping constant b। ठीक है, ये एक complete system है जिसमें तीनों basic elements included है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि उसी एक्सटर्नल फोर्स के मुताबिक ये तीनों जो है वो क्या रिस्पांस देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हम नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं ना, तो ये स्प्रिंग क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा, ये क्या होगा, ये भी एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो जब एक्सपेंड होगा तो यहाँ पे भी फोर्स पैदा होगा।
यहाँ पे भी फोर्स पैदा होगा और यहाँ पे भी फोर्स पैदा होगा, ठीक है। लेकिन ये तीनों जो फोर्सेस हैं ना, ये हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी, और ये तीनों जो रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी वो अपवर्ड की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं कि इनके अक्रॉस हमने फोर्स अप्लाई किया है डाउनवर्ड्स। सो दिस मास विल ट्राई टू बी एट दिस प्लेस, और ये जो स्प्रिंग है ये कोशिश करेगा कि वो अपनी जगह पे दोबारा चला जाए। सो ऑल दिस, और इसी तरह पिस्टन भी कोशिश करेगा कि वो अपनी लोकेशन पे दोबारा चला जाए, ठीक है। सो ऑल दिस translational mechanical elements will try to oppose the external force. So on this system, force is applied in downward direction due to which displacement x is caused, ठीक है। जब ये डाउनवर्ड की तरफ फोर्स अप्लाई होगा तो ये जो बॉडी है ऑफ मास m ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नीचे चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना मूव होगा, बाय डिस्प्लेसमेंट x ही मूव होगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ दिस सिस्टम वी स्टडी डी Lambert's principle, which state that for any body the algebraic sum of externally applied forces and the forces resisting the motion in any given direction is zero। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो उसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट जो फोर्सेस इसी बॉडी में होंगी रेजिस्टिव, उसको अगर हम सारे एड अप कर लें या सम अप कर लें तो वो किस चीज़ के इक्वल होगा, वो ज़ीरो के इक्वल ही होगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल जो फोर्स है वो F है, और जो ये खास कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वो x है, और हमारे पास जो ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनमें जो फोर्सेस हैं वो रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, क्योंकि दे एक्चुअली ट्राई टू बी एट देयर ओरिजिनल पोजीशंस, ठीक है। सो इन जो सारे फोर्सेस हैं इनको जब हम सम अप करेंगे तो इक्वल होगा किस चीज़ के, ज़ीरो के। सो फोर्सेस ड्यू टू मास विल बी इक्वल टू -md² x डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर। ये जो फार्मूला है वो ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो माइनस साइन है दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। Similarly, force due to spring is equal to -kx, force due to damper is equal to -b dx divided by dt. All these we have already calculated and we have studied. The only difference is that here we have included the negative sign, and negative sign is actually due to the opposite direction to that of applied force. अगर हम इन सारों फोर्सेस को एड अप कर ले तो that will be equal to 0. For example, f minus md² x divided by dt square and minus kx minus b dx by dt is equal to 0, ठीक है। इसके अगर हम ये तीनों जो फोर्स है उसको अगर हम राइट साइड पे लेके आ जाएं तो f will be equal to this. So this is actually the mathematical model of this complete system, जिसमें हमारे पास सारे बेसिक मैकेनिकल ट्रांसलेशनल एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम।